ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। अब ये खोज के लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं लोग, तमाम सारे लोग जुटते हैं। वो हो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसलिए पाता है कि वो तमाम तबके के लोग, तमाम तरह के लोग, किस्म किस्म की जगह के लोग आते हैं और अपनी बात कह के चले जाते हैं, तो कुछ बात बनती है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। कहाँ से आना हुआ है आपका? दिल्ली? हाँ, यही दिल्ली से। हम समझ गए थे दिल्ली से ही हैं आप, लेकिन धैर्य रखिए, सब्र रखिए। दिल्ली में सब्र बहुत कम है, थोड़ा सब्र रखिए। हाँ, सब्र रखिए। बातचीत के सिलसिले को जोड़ना है मुझे, लेकिन एक काम की बात भी है, और वो ये नीट परीक्षा को लेकर कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि कहीं लीक जो है वो उसने पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया या लीक हुआ है, तो वो कहीं परीक्षाएं फिर से करानी होंगी दोबारा, या फिर कहीं कुछ ब्लॉक्स में लोग हैं जो इसका फायदा उठा के गए हैं। सीबीआई को भी उन्होंने रिपोर्ट के लिए सम्मन किया। गुरुवार को फिर से बहस एक बार होगी। तो ये तो काम की बात थी। ये जो तमाम सारे लोग जो लगातार यहाँ पे आते हैं और फॉलोअप करते रहे हैं, उनके लिए है। पत्रकारिता का एक नियम ये भी है कि फॉलोअप जरूर होना चाहिए। अगर फॉलोअप नहीं होता तो बात बनती नहीं। दूसरी बात यह है कि मणिपुर में राहुल गांधी का दौरा हुआ है, अच्छी बात है, और वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए यहां पर हैं मौजूद, वो अपनी बात कहेंगे। प्रधानमंत्री का रशिया में, और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया जाएंगे। 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया जा रहा है भारत का, यह एक बहुत बड़ी बात है निश्चित तौर से, और एक पर्सपेक्टिव बनता है, मुल्क का बनता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और अब तो बहुत सारे लोग यूरोप में और दुनिया में जगह जगह भारतीय रहते हैं, और मैं तो देख रहा था जो अभी चुनाव हुए ब्रिटेन में, उसमें 40 या 42 लोग जीते जो भारतीय मूल के हैं जी, भारतीय मूल के हैं जी। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। रशिया से ट्वीट भी मैंने देखा, कांग्रेस का भी ट्वीट देखा मैंने, उसमें उन्होंने बात कही रशिया से, लेकिन तेल को लेकर और तमाम सारे इश्यूज पर बातचीत है। आज मणिपुर से बात प्रारंभ होगी मुझे लगता है, क्योंकि देश का मामला है, गृह से शुरू होगा, विदेश तक जाएगा, बाकी ऊपर वाला जाने कि यहाँ पर बहस कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आना हुआ भैया? भरतपुर, राजस्थान। पाजी के गाँव से आओ। पाजी भी वहीं भरतपुर के ही हैं जी। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार, हाँ जी। सुनील, क्या काम करते हो बेटा? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई? काहे की पढ़ाई कर रहे हो? बीए। बीए। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, हाँ, दूरी रहो तुम बोलने वाले से। ये जो बोलने वाले, मैं आपके पास आ गया जी। पतिदेव बोलेंगे? भांजा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पतिदेव तो पीछे ही होंगे, ये मुझे मालूम है। जैसे मुझे आगाज लगा था पीछे ही रहना था उनको, आगे आ ही नहीं सकते थे वो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो आप ही से बात करना है। हाँ, क्या नाम है आपका? अंजू जैन। अंजू जैन जी। कैसे आना हुआ आज इधर? घूमने के लिए आए थे। अच्छा, तो प्रोग्राम देखती हैं आप? हाँ जी, बहुत देखते हैं। जो हमारी माता जी है रोज डेली आपका प्रोग्राम नित्य नियम देखती है। अच्छा, कभी नहीं छोड़ती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा वाला लगा दो, और जैन 18 वाला लगा दो। 18 हम क्या, पता नहीं कौन 18 चीज है ये कोई नशे की निकली है चीज की 18 लगा दो। हाँ जी बोलिए। हाँ, नहीं मुझे मालूम है, 18 मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। तो क्या अच्छा क्या लगता है इस शो में? जब सबकी बहस होती है ना, हाँ, जब अलग अलग नेता उठ के बहस करते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। और क्या, मैं आ रहा सर। हाँ जी, रियलिटिक डिबेट। सर आप कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है, और ये दूसरी बारी मैं बोल रहा हूँ इस माइक में। अच्छा, दूसरी बार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रियलिटिक, अब सवाल यह है कि इसमें रियल कितना है और कितना आपको लगता है, लेकिन हाँ, जनता सब जानती है जो यहाँ पे खड़ी होती है कि बहस में कौन कहाँ पे कितने पानी में और कौन कितनी बातें हैं जी। हाँ जी, जनता की बहस है जी, हाँ जी। आम पब्लिक की बहस है। यही बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत उसकी यही है कि ये आम जनता की डिबेट है, इसमें आम जनता आती है। कहाँ से आना हुआ भैया? हैदराबाद से। बहुत बहुत स्वागत है हैदराबाद से, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैम कहाँ से आई? रोहिणी से। कुछ कहना है आपको? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा मुझे, लेकिन कुछ मन में आए तो मन में रखिएगा, नहीं बोलिएगा जरूर। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं। डॉक्टर टीना
करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, शरद कोहली साहब आज बहुत दिनों बाद शो में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शरद जी, अर्थशास्त्री हैं। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ सुधीर भी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी ऑटो वाले नोवेल वाले भैया आए नहीं हैं, वो आते होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मणिपुर से डिबेट का आगाज करेंगे और राहुल गांधी का दौरा हुआ और आपने कहा कि ये दांत जो हैं दिखाने के हैं, मैं जानना चाहता हूं। प्रतीक भैया, आपका शो जनता देखती है, उसी जनता में से एक जनता लोगों को संवारने का काम करती है। आपका बड़ा हार्टफुल फैन है, बस नमस्ते उनके तरफ से भेजना है। जितेंद्र नाम है, उनके तरफ से आपको नमस्ते है। अच्छा भाई, काम फरमाइशी वाला भी शुरू कर दे, गाना वाला भी। ये कौन गांधी गाना है ना? हाँ जी, आगे आओ आगे आओ। वाह भैया, क्यों बोला मैं बता रहा हूँ। हाँ। लोगों को वो संवारने का काम करते हैं और वो आपको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जनता यहाँ रियल खड़ी रहती है और रियल लीडर ऑफ अपोजिशन अगर वो होते तो केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहते, वो बंगाल भी जरूर चले जाते और बगल में असम के साथ साथ त्रिपुरा भी चले जाते। और जहाँ ये बात आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल। हमें लगा कि हमको भी ध्यान दिया। नहीं, उनके बारे में कह रहे हैं। और तो और त्रिपुरा में जहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है, अच्छे कामों को भी बतलाते, लेकिन नहीं, आज जो मणिपुर के आंसू वो पोंछ रहे हैं ना, जरा वो याद कर ले, उनके ही कांग्रेस की सरकार थी जो 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाई थी। तो उस समय अगर आंसू पोंछ लिए रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम तो वहां हिंसा कम कर रहे हैं, चीजों सुधार रहे हैं, चीजों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आग में घी कौन डाल रहा है वो भी ये आग में घी कौन डाल रहा है? जी बाबू जी। सर, राहुल गांधी जी वहाँ क्या नाम है, अभी जो 50 आदमी मरे हैं दारू पी के, जहरीली शराब, तमिलनाडु में, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? हाँ जी, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी? हाँ जी। है? और हमारे मोदी जी को मतलब नाम से मोदी बड़ा हुआ ऐसे बड़ा बड़ा दुख होता है। प्रतिपक्ष है मानता हूँ मैं, मगर मोदी जी को जरा ढंग से तो बोलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बल्कि नेशनल लीडर है, इंटरनेशनल। हाँ बोले, ढंग से बोलिए, जरा संबोधित करिए तो। और ये होना चाहिए, ये सम्मान जो है आदर के साथ होना चाहिए, मुझे तो यही लगता है, कम से कम इसमें कहीं दो राय नहीं। नमस्ते, कहां से आना हुआ? हरियाणा में कहां से? झज्जर से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बोलना है? क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम। झज्जर से बोल रहे हैं जय श्री राम। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, अब वो अपना पक्ष रखेंगी। डिबेट मैंने मणिपुर से शुरू की है और रशिया तक की सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, समाज की तमाम सारी बातचीत का ही सिलसिला जुड़ेगा। नमस्ते, कहां से आना हुआ भैया? हाँ, दिल्ली से। ठीक जी, डॉक्टर टीना करमवीर। देखिए, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। हाँ। देश के प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, वो मणिपुर पे, और मैं कह रही हूँ आज की तारीख याद रखी जाएगी, इतिहास में भी और भविष्य में भी, कि राहुल गांधी आंसू पूछने, और ये पहली बार नहीं गए, वो तीसरी बार। देखिए, द्विपक्षीय वार्ता है और 22वीं है हमारी समस्या, अगर मैं करेक्ट हूँ तो ये अच्छी बात तो है। देखिए, इससे पहले भी इतने सत्र चले गए हैं, मोदी जी मिल लेते हैं उनसे, मणिपुर चले जाते। कितनी दूर है मणिपुर? अरे पास में ही है, विदेश से तो पास में ही है, चला जाना चाहिए। हम तो मनमोहन सिंह जी ही कितनी बार चले गए। देखिए, सीधी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री बच रहे हैं, उनका नाक का सवाल हो गया है। वो जानबूझकर, जब क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि मणिपुर से क्या दुश्मनी है, इसीलिए नाक का सवाल उठ गया है। मणिपुर जाना और मणिपुर की समस्या का हल, ये दो चीजें हैं। पिछले लगभग 1 साल से लगातार डिबेट में रेफरेंस आते रहे हैं, लगातार रेफरेंस आते हैं मणिपुर के, कि मणिपुर की समस्या का हल होना चाहिए। हिंसा है, पिछले लगभग 10 या 15 सालों से लगातार है। 93 का तो मुझे याद है, लगभग 6 महीने तक सुलगता रहा मणिपुर। 1000 से लगभग जो आंकड़े हैं वहां पहुंच गए। जी, इन्होंने कहा कि विदेश क्यों चले जाते हैं? जनता ने चुन के हमें प्रधानमंत्री उनको बनाया है, राहुल जी को नहीं बनाया, तो वही जाएंगे विदेश। उनको मौका नहीं मिला विदेश जाने के लिए। दूसरी बात जवाब दे रहा हूँ, बहन जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा नाक का सवाल बन गया। बेशक नाक का सवाल बना है, और नाक का सवाल हमारे लिए बंगाल भी है, मणिपुर भी है, त्रिपुरा भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। क्योंकि क्राइम होता है तो अपना फायदा देखकर काम नहीं करते ना। वो बंगाल भी नहीं गए हैं प्रधानमंत्री जी, और मणिपुर भी उस जगह पे नहीं गए, लेकिन दोनों जगह स्थिति कैसे बेहतर हो उसके लिए आए दिन
सजेशन मणिपुर के लिए कि आप वो बताइए कि मणिपुर की स्थिति बहाल कैसे हो, मणिपुर की स्थिति सामान्य कैसी हो। ये तो सबको मालूम है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन स्थिति बहाल कैसे हो ये जानना बहुत जरूरी है। कहां से आए बेटा? बिहार। तो बिहार में कहां से हैं? आपके साथ ही है ना? हाँ वो तो मैं जान गया था, इनसे पूछ लेता हूँ। कहाँ से आना हुआ? पटना से। अच्छा, तो कैसे दिल्ली कैसे? बेटी को दिखाने के लिए। कहाँ है? अच्छा, वाह वाह वाह, क्या एम्स में दिखाना है? हाँ, बहुत सारे लोग एम्स में। मैं आया आपके पास, सवाल ये है कि नाक का सवाल बन गया। मैं आऊंगा सर, शरद जी मैं आऊंगा। जी हाँ जी, जवाब तो देना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है जो आपने अभी सवाल पूछा कि समाधान क्या है इसका, देखिए हम लोग पत्रकारिता के भाषा में कहते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। ग्राउंड पे जब आप जाते हैं समाधान आपको ग्राउंड से ही पता चलता है। लेकिन चश्मा पहन के ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होती है गुरुजी। वो बिल्कुल आगे आइए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बहुत तटस्थ होना पड़ता है। वो मुझसे पूछिए, मुझसे। हाँ, ये वो है जिसमें आग का दरिया है और तैर के जाना है। मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपने पूछा समाधान कहाँ से निकलेगा। राहुल गांधी मणिपुर में किस जगह पे जा रहे हैं? जहाँ पे कि देखिए मणिपुर में पिछले मई से हिंसा चल रही है और अभी जस्ट जून में जहाँ पे हिंसा हुई राहुल गांधी वहीं पे गए हुए हैं। तो जिम्मेदारी एक तो मैं आपसे एक सवाल पूछता, तो आप बाइकआउट क्यों कर? मैं आ रहा हूँ, मैं आगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमिंग, मैं आ रहा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर आप इतने संवेदनशील हैं तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बहस तो रोज हो रही है, आप बाइकआउट क्यों करते थे? जब मणिपुर पे बातचीत हो रही थी, बहस हो रही होती है, आप बाइकआउट क्यों करते हैं? आप संसद से बाहर क्यों चले जाते हैं? ये सवाल का जवाब बताइए। संसद के भीतर रह के और संघर्ष करें तो ज्यादा बेहतर होगा, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन क्या सत्ता पक्ष अब तक मणिपुर को लेकर जो संवेदनशील होना चाहिए, एन बीरेन सिंह डबल इंजन की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी पिछले 14 महीने में तय की गई? मुझे नहीं दिख पा रहा कि कोई जिम्मेदारी। मैं बताता हूँ, 3 दिन गृह मंत्री, अगर मुझे आंकड़े ठीक हो तो ठीक कर दिया, 3 दिन गृह मंत्री और हमारी सब और गृह राज्य मंत्री 3 हफ्ते, 1.5 महीने। उसका परिणाम क्या निकला अब तक? शांति। तो यही मैं कह रहा हूं कि परिणाम क्या निकला। बहस करते रहिए आप। ये है, मैं आ गया बाबू, आ गया। इधर से एक सवाल था, इधर से। जी, नाम साहब क्या है? मेरा नाम अजय है। अजय जी, कहाँ से आना हुआ? उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ जी, बोलिए अब। भाई साहब, हाँ। जो मणिपुर में जो चल रहा है, वो नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है, देश क्या है, इसमें थोड़ा कॉन्फ्यूजन बहुत सालों से हुआ है। वो टाइम लगेगा। जब राष्ट्रवाद क्या है, देश क्या है, वो अवधारणा ठीक होगा तब मणिपुर सुधर जाएगा। वो मणिपुर है, हमारा देश है, हमारा भूखंड है, हमारे भारत माता का एक अंग है। वो दृष्टिकोण, वो भावना थोड़ा कम हुआ है, इसीलिए सालों सालों में ऐसा चल रहा है। और विदेशी लोग को, विशेषकर जो फिरेंगे आए, ब्रिटिशर्स आए, उसने वो बात उनको उस्काया। मणिपुर की जो हिंसा है, मैं ऑफकोर्स कांग्रेस को दूंगा। मणिपुर की जो हिंसा है उसकी कहीं जड़ें बहुत दूर हैं और वो जातीय हिंसा है। उसमें एक पहलू, मैं आपके पहलू को नकारता नहीं हूं, वो पहलू है, मैं उस बात को ध्यान में रखता हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं इधर से, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा उमेश नाम है जी। उमेश जी। जी उमेश जी, बोलिए। मैं चाह रहा हूँ कि जो बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना विपक्ष कुछ बोल रहा है। वहाँ पे महिलाओं को पीटा जा रहा है, तो वहाँ पे विपक्ष कहाँ पे बोल रहा है? देखो मणिपुर का हो हल्ला कर रहे हैं, वहाँ पे बंगाल में क्यों नहीं हो हल्ला कर रहे हैं? इनकी यहाँ पे गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी, यहाँ पे दिल्ली में इतना। ठीक, मैंने सुना। बंगाल में आप नहीं जाते हैं। आप उनका कहने का सवाल जो है बहुत प्रिसाइज कर दूं अगर, तो आप बहुत चूजी हो जाते हैं। आप वहां जाते हैं, वहां नहीं जाते। एक सेकंड, यहाँ पर भुवन जोशी जी आपका। जी देखिए, ये कहते हैं डिबेट में एक फोन कॉल से ये रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, तो साहब वो एक फोन एन बीरेन सिंह को भी कर देना चाहिए इनको, ताकि युद्ध, ये जो लगातार एक साल से ज्यादा समय हो गया है, 3 मई से लगातार हम इस पे डिबेट कर रहे हैं, तो ये साहब एक फोन कॉल क्यों नहीं कर पाते? क्या इनका रिचार्ज खत्म हो गया है? ये सवाल है कि क्यों फोन नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? इनके पास तो हजारों करोड़ का हवाई जहाज है, उड़ के चले जाएं तुरंत की तुरंत। अगर नहीं है तो हमसे उधार ले ले। ये जो आखिरी सेंटेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, मैं समझा। अगर नहीं है तो हमसे उधार ले लीजिए। जी बेशक। मैं तो कहूंगा कि आप अपना प्लेन दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री भी हो, ऑपोजिशन लीडर भी हो, सब एक साथ चले जाइए। हाँ जी, बेशक हम चलेंगे, लेकिन आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ बंगाल।
आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ राजस्थान की उस बेटी के भी घर। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप जो है एक फोन से रुकवा देते हैं, तो वहां क्यों नहीं रुकवा देते? मैडम वहां पता कर लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, तब पता चलेगा कि स्थिति पहले से नॉर्मल हो रही है। और नॉर्मल हो भी जाए, लेकिन क्या करें, वहां जब फोन जाता है, वीडियो कॉल जाता है, तो एक सूत्रधार भी पीछे से पहुंचता है। अरे आग ठंडी हो गई, थोड़ा घी डाल देते हैं भैया, थोड़ा घी। विदेश में घी डालने वाला नहीं खड़ा रहता। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे सामने एक ऐसा अपोजिशन है जो मजबूत होकर सरकार के साथ सकारात्मक काम के पहल के बजाय मणिपुर में आग सुलगाने का काम करता है। राहुल गांधी जी तब भी क्यों जाते हैं जब रेशियो रेट कम होता है? पूछिए इनसे। जी ठीक है, सवाल हमने लिया, आपका सवाल अच्छा है जी। भुवन विक्रम जोशी जी। देखिए देश जो है आ गया। देखिए देश जो है प्रधानमंत्री से संवेदनशीलता चाहता है, और आज किसको प्रधानमंत्री से संवेदनशीलता चाहता है कि वो और क्या लेंगे संवेदनशीलता? इतने संवेदनशील इंसान है। देखिए पता चलता है कि आज भी मणिपुर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और आंसू पोंछे उन लोगों के। लेकिन राहुल गांधी जी आज तीसरी बार गए, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से है। इतनी बड़ी घटना हाथरस में हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी वहाँ भी संवेदना प्रकट नहीं कर पाए। हम अंतर्राष्ट्रीय विधि का विद्यार्थी होने के कारण मैं कहना चाहता हूँ कि उनको विश्व का भ्रमण करना चाहिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का विद्यार्थी होने के कारण मैं महसूस करता हूं कि विश्व को भी उनकी जरूरत है, वहां भी हमारा जाना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन इस देश की जनता ये जानना चाहते हैं क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा है? क्या पूछना चाहते हैं हम लोग इनसे कि क्या उत्तर प्रदेश के वो सांसद हैं कि नहीं, कि वो वहां पर जाकर एनडीए के सबसे बड़े नेता होने के कारण वहां पर भी जाकर अपनी संवेदनशीलता दे सकते थे। जी मैं क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट सीटे हैं, मैं भी आपसे एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते हम भी आपके तवक्को रखते हैं। अभी जब सेशन शुरू होगा तो मतलब इंश्योर करिएगा आप कि पार्लियामेंट छोड़ के नहीं जाएंगे आप, और बहस में पूरा हिस्सा लेंगे। तो मुझे भी इंश्योर करिए आप, तो दबाव बनेगा, दोनों तरफ से बनना चाहिए दबाव, और बिल्कुल दबाव बने। जी मैं आया, जी बिल्कुल मैं आया जी। हाँ जी, बहुत दिन हो गए नहीं बोले आप। पहाड़ से, उत्तराखंड से, कहाँ से हैं? पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से, जी बोलिए। देखिए कांग्रेस का काम क्या है? देश को भटकाने का काम है और झूठ बोलने का काम है। अभी वो अग्निवीर पे आए तो कहने लगे ये सरकार नहीं देती पैसा, इंश्योरेंस कंपनी देती है, पर ये नहीं पता कि 48 लाख रुपए ये सरकार ही दे रही है। तो इन कांग्रेसियों का काम ही झूठ और अटकाना और भटकाना है। आपने कंफर्म कर लिया था इंश्योरेंस वाला और वाला पोर्शन? बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। मैं शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, जिस तरह से कांग्रेस का जो काम है ना, वो भ्रम पैदा करना, भय पैदा करना, लोगों को इस तरह से भ्रमित करना। अरे आप बोलिए, सच बोलिए ना। अभी इनके जो है राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश का मैंने ट्वीट देखा, उसमें ये क्या कहते हैं कि 1/3 प्रधानमंत्री। अरे क्या 23 करोड़ लोग जो है उनकी बुद्धि 1/3 है क्या? 23 करोड़ लोगों ने जो मतदान किया उनके फेवर में वो 1/3 है क्या? आप उसको बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? अरे चुना हुआ व्यक्ति है भाई वो। आप किस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं? दूसरों से उम्मीद करते हैं कि नहीं आप जो विकास की बात करिए। अभी ये बात कर रहे हैं रशिया के साथ जो उन्होंने ट्रेड वगैरह की बात की, जो है एक बात बताइए, रशिया के साथ अगर जो ट्रेड का बराबर जो बढ़ रहा है, बैलेंस है बता रहे हैं क्योंकि आयात जो है हमने बढ़ा दिया है। मैंने कहा ना आधा अधूरा। अरे भाई जो यूएई के साथ जो है जो इतनी बड़ी संख्या में होता था, सऊदी अरब के साथ जो इतनी बड़ी संख्या में होता था, उन देशों के साथ कम हो रहा है। रशिया के साथ अपनी कंडीशंस पर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वेलकम करना चाहिए या फिर जो है अनवेलकम कर रहे हैं? जी जी, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा बिंदु इन्होंने उठाया है। मैं तो यहाँ पे ध्यान रखूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई ईरान भी हम लोगों को बहुत ही सस्ते तेल का ऑफर कर रहा है, और वो भी जो है कि अपने करेंसी के माध्यम से आपका व्यापार का संतुलन भी बना रहेगा, विदेश नीति भी सही रहेगी। आप रशिया से तेल खरीद के वहां पे व्यापार असंतुलन बना हुआ है। देखिए हम लोग पहले भी 2014 से पहले भी मैं आलोचना करता था रूस के साथ व्यापार को लेके, 3 और 6 बिलियन डॉलर का अंतर होता था कि अभी भी निर्यात उतना ही है, और आयात हम लोगों का जो है कि 46 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। तो और ईरान उससे भी सस्ता तेल देने के लिए तैयार है। बगल का पड़ोसी देश है आपका, 4 बाहर का पूरा प्रोजेक्ट है, लाइए ईरान से भी तेल संतुलन। ठीक। ये मणिपुर से गाड़ी आगे चली गई थी रशिया तक, मैं आ जाऊंगा बिल्कुल आ जाऊंगा जी। क्या अगर आपका एक दोस्त नाराज हो जाए तो भूखे मरेगी कांग्रेस या देश को मारेगी? हमें 10 दोस्त चाहिए जो हर परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार हो। अरे बेवकूफ है आप। देखिए एक बात ध्यान रखिए आप, शब्दों का और मर्यादा, क्या बात है, संस्कार में होता है वो।
क्योंकि आप हैं, आप जमीन के आदमी हैं, इसलिए हम भी, आप भी हवाबाई हो गए क्या? शब्द, मर्यादा और संस्कार, तीनों चीजों का ध्यान रखिए। मैं आ जाऊंगा। जी जी जी, मैं बिल्कुल सवाल का जवाब दे दीजिएगा। शरद जी भी आज मौजूद है। प्रतीक जी, इन्होंने बात की विदेश नीति की। अरे यूएस के साथ जो इंडिया ट्रेड डिफिसिट में होता था 2016 के बाद ट्रेड सरप्लस में है, और आज स्थिति यह है कि यूएस के साथ नंबर 1 $119 बिलियन $, उसके बाद सेकंड जो है चाइना, थर्ड आपका जो है यूएई। तो ये आपको वेलकम नहीं करना चाहिए कि बराबर जो है बैलेंसिंग जो है कूटनीति हमारे लिए, देश के लिए जो लाभदायक है वो हम काम करेंगे। हम किसी ठीक जी जी जनाब, जी जनाब। मेरा एक देश हित के ऊपर एक सजेशन है। हाँ जी। काम क्या करते हैं साहब आप? मैं सर्विस करता हूँ एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, और एक सजेशन है। जी बोलिए। अगर कोई भी चीज का हल होता है आपस में बात करने का। आज की डेट में टॉप लीडरशिप 2 पार्टियों की है। हम कहते हैं मणिपुर 6 महीने 8 महीने से ये मुद्दा साल भर हो गया सर, मई से हो गया ज्यादा। सॉरी, अगर देश का मुद्दा ये सोल्व करना है ना, मैं कहता हूँ इन दोनों टॉप लीडरशिप टीम को और इनके ब्यूरोक्रेट को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दो, डिस्कस कर लें, मणिपुर चले जाए, विद इन 1 आवर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर आपका डिपार्टमेंट क्या है सर वहाँ पे? मेरा डिपार्टमेंट, मैं कंट्रोलरशिप टीम सर बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं बड़ी बात अच्छी कह रहे हैं, लेकिन कहाँ संभव? जी जी मैं आया। अच्छा 5-6 आदमी लेके आए कंट्रोलर साहब? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंशुल है सर जी। कहाँ से आना हुआ? मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद। तुम्हारे चक्कर में इनका नाम कट गया। आता हूँ शरद जी। देखिए, पहली बात तो जनता इस बात को मानेगी कि किसी भी हिंसा के प्रति राजनीति नहीं होनी चाहिए। मणिपुर में हो, बंगाल में हो, कहीं भी हिंसा हो, कहीं भी हिंसा, और सेलेक्टिव भी नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल आप राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात रशिया की है, जिस समय क्रूड ऑयल का एक बैरल मिलता है $85 का, हमें वो रशिया से $62 पे मिल रहा था, $60 और $62 पे। आप मुझे बताइए, देखिए भाई, आप कुछ भी हो, पहले बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। अगर आप भी दुकान से सामान लेने जाते हैं, पूरा पगला गए क्या? थोड़ी गुंजाइश है, इंतजार करो बारिश का, तो जब माथे कपार पे पड़ेगा पानी अपने आप ठीक हो जाओगे। आप भी दुकान से जब सामान लेने जाते हैं तो आप सस्ती जगह से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? तो अगर इंडिया ने खरीदा, हमारा उस समय, मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, $45 बिलियन का टोटल ट्रेड है, आवागई दोनों मिला रशिया से। हाँ। उसमें से यह बात सच है कि $4 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। $41 बिलियन, पहले ऐसा नहीं था। जब से हमने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया तब से बढ़ा है। और देखिए, देश में जितनी तेल की जरूरत है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गैस चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो जितनी चाहिए हमें लानी पड़ेंगे। अगर हम $40 बिलियन रशिया से ले रहे हैं तो किसी दूसरी जगह से हम काट भी रहे हैं उसको। और क्योंकि हमारा, आप मानेंगे नहीं, और अगर मान लीजिए रशिया से हमारा ये जो इम्बैलेंस है इसको ठीक करना भी है, तो हमको कुछ चीजें और सोचनी पड़ेंगी, और क्षेत्र जैसे कृषि का क्षेत्र है, उपकरण है। मैं उसी पे आ रहा था। हजारों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रशिया से तेल खरीदने की वजह से बचा है, और ये पैसा लोगों का है। लोगों को पता नहीं लगता है क्योंकि वो आप सस्ता ले रहे हैं, वो सरकारी खाते में जुड़ता जाता है। पर रशिया से एक, आपको याद होगा, इंडिया रूबल और रुपी का ट्रेड शुरू हुआ। वही चीज है, वहीं पे फंसा हुआ। मैं उसी पे आ रहा था। अब हुआ क्या, क्योंकि लोगों को खोल देता हूं बात, मेरा सब्जेक्ट है, लोगों को मजा आएगा सुन के। उसमें बात यह है कि रशिया से जो तेल यहाँ भेज रहा है, तो आपने कहा कि साहब हम रूबल और रुपी में ट्रेड करेंगे, हम आपको रुपए में देंगे, आप हमें रूबल में दीजिए। अब हुआ क्या कि ये तब चलता है अगर दोनों तरफ से बराबर का ट्रेड हो। एक नॉस्ट्रो अकाउंट वहां के बैंक ने यहाँ के खुलवा दिया। अब यहाँ के जो तेल के इंपोर्टर्स थे, उन्होंने पैसा उस नॉस्ट्रो अकाउंट में रुपए जमा करने शुरू कर दिए। रशिया के व्यापारियों ने कहा कि भैया इतना रुपए का हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका रूबल में ट्रेड तो है नहीं, तो आपस में वो कटता नहीं है। तो ये रुपी रूबल ट्रेड थोड़ा सा सुस्त पड़ा है, पर उसके बदले में हजारों करोड़ रुपए का हमें जो पैसा बचा है, मुझे लगता है जनता को उसकी जानकारी नहीं है, और ये जानकारी दी जानी चाहिए। जी, अब तो जोड़ रहा हूं इससे। हाँ जी, देखिए जो चीजें कही वो बिल्कुल सही है। रशिया का ऑफर, देखिए मैं इस मामले को मैं कहूंगा कि रूस यूक्रेन का जब संघर्ष हुआ तो भारत ने बिल्कुल एक अपना वो स्वरूप दिखाया कि हम न्यूट्रल हैं, अमेरिका के साथ भी बेहतर संबंध है, रूस के साथ भी बेहतर संबंध है, और हम वैसे प्रतिबंधों को मानेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ लगाएगा। तो वो पॉलिसी मैं इसी में कह रहा हूँ कि जब वहां पे आपको $60 प्रति बैरल का ऑफर मिल रहा है, वो हम लोगों ने लिया।
ईरान के जहां सस्ता तेल है वहां से ले लिया भारत ने। ईरान $30 प्रति बैरल का ऑफर दे रहा है सर, और वो भी वो हम लोगों के मतलब आप ईरान की लॉबिंग कर रहे हैं? मैं ईरान की लॉबिंग नहीं कर रहा हूँ। आपके विकल्प में ईरान भी शामिल होना चाहिए। ईरान से हम लोग हाँ जी, नहीं ठीक है सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट वेरी सीरियसली, आई हैव टेकन योर पॉइंट जी। और वहां पे राष्ट्रपति नए आए हैं, मुझे लगता भी है बहुत सारी चीजें हैं। मैं बिल्कुल आपके ऑफर को मैंने गिराया नहीं जी। नमस्ते भाऊ जी। हाँ नमस्ते। जो हमारे विरोधी देशों से ताल्लुक रखते हैं, हमको कभी भी उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए, न व्यापार करना चाहिए, बल्कि चाइना से भी हमको व्यापार तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं रखनी चाहिए। गुंजाइश नहीं रखनी, जो पुराने पैक्ट हैं थोड़ा बहुत उनमें वो करना पड़ेगा। मतलब आगे यहाँ तो ये होता है कि देखिए साहब, राजनीति तो ये कहती है, मुझे छोटा उम्र में आपसे, कि आज जो दुश्मन है कल वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे। वो बात की बात है, वर्तमान चल रहा है। मतलब देश में भी ऐसे ही होना चाहिए। हमेशा चाइना हमारे अपोजिट बोलता है। हमारे तो समझ से तो कूटनीति होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए। आप वही कूटनीति होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं, तब्दील नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स कूटनीति होनी चाहिए जी। बाबू जी की बात का सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चाइना से नहीं होना चाहिए, चाइना शरारत करता है, पर हकीकत यह है कि $100 बिलियन से चाइना का इंपोर्ट हो रहा है। अगर वो आज रोक दिया, आपके चांदनी चौक, पहाड़गंज जैसी अनेकों फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हमारी भाई साहब मजबूरी है, ये मजबूरी है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया था कि वहां से हटा जाए, जितनी जल्दी हो सके हटा जाए। देखिए मैं बताऊं, कुछ दवाइयां हैं जो जिनके सस्ते सॉल्ट जो हैं वो चाइना से आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इटली से आते हैं जो महंगे हैं सॉल्ट, जिनसे बनती है दवाई। ये बहुत ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी नहीं है कोई, आपसे ज्यादा कोई नहीं है, सब जानते हैं। हम 62 की उस लड़ाई को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई करके हमारे साथ लड़ाई करी, उसमें हमारे देश में खाने को अनाज नहीं था, और महिलाओं ने अपने सर आपने तो 62 का देखा होगा, हम तो क्या, लेकिन 62 का युद्ध देखा। एक वक्त ऐसा समय था कि होटल में एक ही वक्त खाना मिलता था। तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे 62 में। हाँ, तो एक ही वक्त खाना मिलता था। मैं आया तो वेट अ मिनट हाँ जी, मैंने अमित को दे दूं। अभी बाबूजी ने कहा बिल्कुल जो है सरकार की सोच उसी दिशा में है। आज तक जो है यूएस के साथ किसने सोचा था कि हम ट्रेड सरप्लस में होंगे? तो ये नेचुरल कॉज होता है, मार्केट को एक कंट्री तक सीमित नहीं कर सकते, इसमें समय लगता है। जब हम जो इतने वर्षों के बाद यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में हो सकते हैं तो इंतजार करिएगा, अब चाइना के साथ भी ट्रेड सरप्लस में होंगे। ट्रेड सरप्लस में होंगे यानी हम उनसे सामान कम ले रहे होंगे, दे ज्यादा रहे होंगे। बिजनेस का ये उसूल आयात और निर्यात का। कहां से शुरू करेंगे? हमने तो भाई डिस्टर्ब कर रहे हो, अननेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप ज्यादा कोई जरूरत नहीं। आप इनसे ना पूछिए, आप ऐसा करिए, यहां से ऑटो पकड़िए और दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, अब वहां जाके बच्चों को पढ़ा के आइए। हाँ, चुपचाप पढ़ा खड़े रहिए, तमाशा कर रहे हो। कहां से शुरू करेंगे? मणिपुर से शुरू करेंगे या रशिया से? कहां से? मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं तो शुद्ध राजनीतिक बातें करूंगा। मेरी जान, क्या बात है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यहाँ पूछा कि मोदी जी रशिया क्यों गए। अरे आप अपने नेता से पूछ लीजिए, राहुल जी बार बार विदेश क्यों और कहाँ चले जाते हैं, ये तो किसी को बताया नहीं आज तक आपने। और इसका क्या औचित्य था? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब अगर मुझे सवाल पूछने का भी हक है, पूछने का हक है। पूरी टीवी में चल रहा है, सरकारी योजना के तहत स्टेट विजिट में गए, कोई प्राइवेट विजिट में नहीं गए हैं। ऑफ कोर्स, आप कहिए बात। रशिया और भारत के बीच में समझौता होना है, उसके बाद भी प्रश्न किया जा रहा है क्यों चले जाते हैं। इसलिए कुतर्क का जवाब तो कुतर्क से दिया जाएगा, सठम साठम समाचार। क्या बात है अमित जी आया, मैं आप ही के बाद लौटूंगा जी। ये बार बार कह रहे थे कि चुनाव के बाद राहुल गांधी इटली चले जाएंगे। इटली कौन गया? सबको पता है। इस देश में हाथरस में जाना चाहिए था। देखिए, प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, डबल इंजन की सरकार, और ये हाथरस भी नहीं जा पाए, ये कहीं नहीं जा पाए, क्योंकि ये जनता के नेता नहीं है, ये सिर्फ अडानी और पूंजीपतियों के नेता। हाँ जी क्या? ये बिल्कुल सही है, ये अडानी और उसके मानी क्या खाली किसी जी ना ये कैसे कहेंगे 23 करोड़ लोग जिसको चुन के भेजेंगे आप अडानी अंबानी के नेता हैं? मैं इनसे ये कहूंगा इन्हीं की भाषा में, क्या ये वर्चुअल जो है प्राइम मिनिस्टर है क्या राहुल गांधी? मैं यूज कर रहा हूँ वर्चुअल वर्ड, इज ही द वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी? अरे जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है आप उसको मतलब जो है मानने को तैयार नहीं है, तो आप लोकतंत्र का हिमायती हैं, क्या करने की बात कर रहे हैं? बताइए आप।
राहुल गांधी जी जननायक है, वो जनता के नेता है, वो इसलिए है जनता के नेता, वो मजदूरों के बीच जाकर बैठकर बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, मणिपुर जाते हैं, वो हाथरस जाते हैं, वो तमाम वो ऑटो वालों के पास जाते हैं, वो रेलवे वालों के पास। देश के प्रधानमंत्री किससे मिल रहे हैं? एक मिनट अरे हाँ जी, अभी क्यों गए जनता के बीच में? कौन राहुल गांधी अभी क्यों गए? अभी क्या जरूरत पड़ी उसको कि अभी उसको जनता के बीच में जाना? मैं इसके जवाब दे दूं उसके बाद। इन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इटली चले गए, देश की जनता ने प्रधानमंत्री उनको बनाया, वो इटली गए, आपको 3 बार हराया, आप यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, एक मूवी आता था राजा बाबू, जिसमें गोविंदा थे, कभी बनते थे प्लम्बर, कभी डॉक्टर, कभी इंस्पेक्टर, तो कभी वकील। तो यहाँ भी एक राजा बाबू हैं जो कभी किसान बनते हैं, कभी कूली बनते हैं, पहिया लगा हुआ ट्रॉली माथा पे लेके चलते हैं। तो एक्टिंग करना है तो कर सकते हैं, विकास करने की जब बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यबद्ध है, विकास करेगी। ठीक दिखाइए क्या खा रहे हो, कितने का मिला? 40 रुपए। 40 रुपए? 40 रुपए का? दिखाओ जरा दूर से। 40 रुपए का भुट्टा मिला? अच्छा, ये कैनॉट प्लेस का रेट है? बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आना हुआ? मैं छत्तीसगढ़ से। एक मिनट भाई, सर मैं आ जाऊंगा, पूरी कर लूंगा बात आपकी। छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। 40 रुपए का भुट्टा खरीदा है इन्होंने जी। क्या काम करते हैं? बेरोजगार हूँ। 40 रुपए का भुट्टा? अच्छा, अगर कांग्रेस के हिसाब से सरकारी नौकरी रोजगार होता है ना, तो व्यापारी बेरोजगार कहलाते हैं, तो मैं भी बेरोजगार हूँ। अच्छा, व्यापारी हैं आप? हाँ। नाराज व्यापारी भी हैं और नाराज भी हैं? मैं कांग्रेस से बस नाराज हूँ। जैसे दीदी कांग्रेस से नाराज? दीदी ने भी कहा, रुको एक मिनट, हालात डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, दीदी ने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए दंगे पे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में एक दंगा हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने खड़े होकर दंगा कराया। नतीजा ये निकला, कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया गया, एसपी कार्यालय जला दिया गया, 280 गाड़ी जला दिया गया। मैं आपकी बात आपने पार्टी को ऊपर लगा के सीधे कह दिया। मैं जानता नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं जानता, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आपको, क्योंकि पब्लिक डिबेट है, पब्लिक डिबेट के कोई नियम है, कायदे कानून भी है कि आप एक तरफ से अगर सीधे किसी के बारे में बोल देंगे तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस और वेरी क्लियर। जी, मैं आपसे कभी भी नहीं, मतलब ऐसे अभी जा रहा था, मैं यूपी का हूँ, जा कहाँ रहा का? यूपी। अच्छा, मैं समझा यूके कह रहे हैं आप। यूपी। अच्छा, मैं जा रहा था मार्केट करने, तो रुक गए होंगे। भीड़ लगे, क्या है ये तमाशा है? तमाशा मुझे लग ही रहा, ये रोज होता है। हंसी बाद में भी कर सकते हैं। अरे ये टीवी चल रही, सारे लोग देख रहे हैं। हाँ, ये बात भी कर। हाँ, सुनो तो सीरियस आदमी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। वो तो मैं पहले सेंटेंस से समझ गया था कि बिल्कुल निरपेक्ष आदमी है ये। मुझे आप कोई 45 साल 60 साल के मतलब सीनियर सिटीजन को देख रहा हूँ बात करते, कोई नवयुवक लड़का नहीं बात कर रहा है यहाँ पे, ताकि समस्या उसकी है। आप अभी तत्काल बेस से हाथरस का मामला मैटर था, अब वो बाबा के प्रति मोदी जी ने मतलब उसके बारे में शोक समझ व्यक्त किए सांसद ने, ठीक। राहुल कहना क्या है? अखिलेश ने भी, हो जाने दो, अखिलेश ने भी, लेकिन कोई एक बात, कोई सारे नेता ये नहीं बोल पा रहे हैं कि मेन पॉइंट साधु पर। अच्छा, सारे लोग उसको छुपा क्यों रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि सब लोग प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी उठा रहे हैं? प्रशासन कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली इन्होंने। नहीं सुनिए, एक पहलू है, ये पहलू है, इसको सुनने दीजिए। मैं भी थोड़ा देर वो घूमा, लेकिन इन्होंने पहलू सही रखा। मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है कि मैं सब नहीं, बजाए, कोई मुझे चलो वो मौसी और अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ गया, मुझे बोलने का शौक नहीं। बोल रहा था, कुछ मुझसे कोई लेना देना नहीं। मतलब सारे नेता ये बताइए कि आखिर, मैं आपकी बात को रख लो कि इतना टाइम खेलोगे तो टेलीविजन में चला जाऊंगा मैं ही। मैं कहना मैं समझ रहा हूं कि सवाल इनका यह महत्वपूर्ण था कि हाथरस में आखिर बाबा पे क्यों नहीं बात हुई, बाबा पे क्यों नहीं सवाल पूछा गया, बाबा को आखिर सामने क्यों नहीं लाया गया, ये सवाल इनका था। जी ठीक है, जोशी जी का बात ही मैं आता हूँ जी। देखिए, सरकार भी वहाँ पर बाबा की है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बाबा का है, LIU जिसका फेलियर है वो भी बाबा का है। क्या मैं किस बाबा की बात कर रहे हैं? बाबा योगी जी की सरकार की। अरे वो उनकी बाबा की बात नहीं कर रहे हैं,
उसी बात को मैं कह रहा हाथरस में जो वहाँ हुआ। पर सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? आप बताइए ना। सरकार है योगी जी की, एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, LIU है उनकी। ये सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, उनके LIU का फेलियर है। मैं पूछना, एक मिनट रुके, इंटरप्ट मत करिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अखिलेश यादव जी ने उनके हाथ को रोका है? क्यों नहीं गिरफ्तार करते? वो निश्चित तौर पर वो लोग अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, और बाबाओं को किसका संरक्षण है ये देश जानता है। ठीक ठीक ठीक, नाउ यू कंप्लीट योरसेल्फ, वेरी जल्दी कंप्लीट करो। जैसे अभी आपने सर ने लास्ट में जो सेंटेंस रखा, इससे मैं संतुष्ट हूँ कि किसका संरक्षण है तो किसी का। आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये मोदी जी के नाम पर हा हा करने लगते हो, राहुल के नाम पर हा हा करने, ये गलत मैटर है। किसी के नाम पर किसी भी पढ़े लिखे सदस्य के बीच में हम गलत नहीं बोल सकते। अब कोई लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर गलत बताते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री हो, आप अच्छे और गलत के लिए, वो चाहे पोजीशन वाला हो चाहे आपकी तरफ वाला हो। सवाल ये है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जी जी राइट सर, इसी विषय पे आते हैं। यूपी पुलिस बाबा का नाम नहीं लेती। अरे भाई, बहस शुरू हुई थी मणिपुर से, कहां बाबा पे आ गए? तो मणिपुर में राहुल गांधी। गजब है आप भी भाई, आपको जब चाहे तब चाहे जैसा चाहे मोड़ सकता हूं मैं। गजब है जी। 3 बार राहुल जी गए, आप सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। एक सजेशन आपने दिया सरकार को कि हाँ सरकार यहाँ पे गलती कर रही है और ये काम करना चाहिए। मैं यही चाह रहा था, बहस यहाँ पे, एक्चुअल में बहस यहाँ होनी चाहिए थी, बहस यहाँ होनी चाहिए थी। देखिए मैंने बड़े आराम से बहस यहाँ, एक्चुअली में बहस यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई विजिट कर रहा है, अगर कोई गया है तो सजेशन लेके क्या आया, ये इस पर बात होनी चाहिए थी। वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है जी। 6,500 न्यूक्लियर हेड्स रशिया के पास है। अगर भारत वहां से डिफेंस टाई करता है, हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस समय जो जियोपॉलिटिकल दुनिया के हालात बने हुए हैं, अगर भारत के ऊपर अटैक होता है और अगर हमारे पास वो हथियार हैं जो रशिया के पास हैं, तो हमें सुरक्षा के लिए वो जरूरी है। सिविल न्यूक्लियर के लिए एग्रीमेंट होने वाला है कि न्यूक्लियर एनर्जी को आप बिजली में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस है, ये भी मोदी जी बात करने वाले हैं। तो जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को ही दूर। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ उसमें कुछ लोग गए, यहां से लड़के गए जी, 50 बच्चे हैं। हाँ, उनको एजेंट्स लेके यहां से गए हैं, पैसे का लालच देके गए हैं। अब मोदी जी हर घर में जाके, या कोई भी नेता हर घर में जाके कौन किस एजेंट से डील कर रहा है ये तो नहीं हो सकता है। जब वो वहां पहुंच जाता है तब पता लगता है किस लिए गया, और जब वहां मर जाता है। वो फ्रंट लाइन के लिए नहीं गए थे, उनको वहां पे फ्रंट लाइन, उनको बहका के लड़ाई में डाल दिया गया। मुझे लग रहा है लोगों को स्वयं जागरूक होना चाहिए कि पैसे के लालच में, विदेशी धरती के लालच में इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। देखिए इसी देश के अंदर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? कभी सीमा अंदर आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये खामोश बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? इंतजार करते हैं। सीमा अंदर आ जाती मतलब सीमा हैदर जो इस तरीके से, सीमा हैदर, तो ये फिर मीडिया। अरे रुको यार, हम नहीं जानते जब सीमा हैदर को, तो क्या है उसमें? कौन से हिंदुस्तान क्या सीमा हैदर के बारे में हमें इस देश के संविधान का प्रियम्बल मालूम है, सीमा हैदर के बारे में जरूर नहीं जानते भाई साहब। हम प्रियम्बल तो मालूम है ना। रुकिए, ये सिर्फ जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की नहीं है कि बोलेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या चीज, इसको जानना चाहिए। हम नहीं जानना चाहते, हम जो दिखाना चाहेंगे आप वो देख लोगे। हम सीमा हैदर दिखा रहे हैं, तुम सीमा, अब कहाँ गई सीमा हैदर? अब मजा नहीं आ रहा। कहाँ से? चमोली से। अब नहीं सीमा हैदर चाहिए, तो महंगाई का तब बताएंगे जब तुम्हें सीमा हैदर से फुर्सत मिलेगी। हाँ जी, तब मैं आऊंगा। सर ये रशिया और भारत पे बात कर रहे हैं। अरे प्रियम्बल आपको याद होगा, भारत में किसका दबाव था? USSR का दबाव था कि आपने भारत के संविधान में संशोधन करके समाजवादी शब्द डाला। ये थी आपकी विदेश नीति की, विदेश में आपका सिपाही का सर काट के ले जाता था। अब मणिपुर की बात कर तो उल्फा, बोडो, इससे बाहर निकल के मणिपुर में विकास की तरफ बढ़ा है। लेकिन आज एक जो सच भारत की मीडिया हकला रही है कहने में, मैं बताता हूँ, आज RSS के सारे 400 प्रचारक वहां नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में पहुंचे हैं। कुकी और मैती ये दोनों को मिलकर सबोज करा रहे हैं। RSS के सारे 400 प्रचारक पिछले 4 महीने। अमित जी इसमें हकलाने की क्या जरूरत है? आपने ये तथ्य, आज मैं तमाम तथ्य पूछता हूँ, चाहे वो निष्पक्ष मीडिया हो या गोदी मीडिया हो या ये मैं नहीं, ये बेकार वाली बहस है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ,
एक बात कहता हूं, और मैंने बार बार कही, हमेशा कही इस बात को, जो रचनात्मक कार्य में लगा हुआ है, और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगा है, मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और मुझे इसके लिए ना तो लड़खड़ाने की जरूरत है ना अटकने की जरूरत है, बिल्कुल सीधा स्पष्ट बोलने की जरूरत। और अगर भोज करा रहे हैं तो मैं वही जानना चाह रहा था, बहस तो रोज हो रही है, मुझे ये जान बताओ कि सोल्यूशन कहां से निकल रहा है, ये बताओ। देखिए, इनको आरएसएस ने, मोहन भागवत जी ने राज धर्म का पाठ भी पढ़ा दिया कि मणिपुर पर चिंता करिए मोदी जी, मणिपुर से मैं से मणिपुर बोलिए, लेकिन तब भी मोदी जी खामोश। उनके लोग लगे हुए हैं वहाँ पे, काम कर रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी को लगना चाहिए नहीं, या बधाई लेते रहेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, किसकी जिम्मेदारी है ये, किसकी जिम्मेदारी है? मणिपुर जलता रहा, मोदी जी खामोश बैठे रहे, और इस बार सदन में हम फिर से पूछेंगे, लेकिन माइक बंद नहीं होने चाहिए। आप पूछिएगा जरूर जी, सारी माइक का कंट्रोल स्पीकर के पास नहीं है जी। पहली बात तो कुछ लोगों को राजनीतिक मोतियाबिंद होता था, अब कुछ लोगों को कान की भी राजनीतिक प्रॉब्लम हो गई है। उन्हें सुनाई नहीं दिया था जब संसद शुरू हुआ था, पहले मोदी जी ने मणिपुर पहले कहा, बाद में छत्तीसगढ़ राजस्थान कहा, संसद में कहे आंख मारने का फुर्सत है, मणिपुर के ऊपर डिस्कशन सुनने का टाइम नहीं। और दूसरी बात मोहन भागवत जी ने सजेशन दिया, आप तो कभी सही सजेशन लाते नहीं, केवल मुद्दा उठाएंगे और भाग जाएंगे। भगोड़े का काम विपक्ष का नहीं होता कुछ। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार के कामों में कमी रही, केंद्र सरकार के कामों में मणिपुर के लेके कमी रही, और यही कारण है कि मोहन भागवत जी ने भी सरकार का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया, और इसको बीजेपी के सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। ठीक। एक बिल्कुल न्यूट्रल जवाब इस पे दे रहा हूं, अगर कहीं गलती होता है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बिना परिणाम सोचे संस्कार जो पार्टी ने दिया है कहता हूं, अगर हमारे सरकार में कुछ गड़बड़ी होती है मोदी जी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप नहीं, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। लेकिन अगर मणिपुर में गलतियां हुई हैं तो मोदी जी ने कहा हम सुधारेंगे, लेकिन आज विपक्ष ने भी ये स्टैंड लेना होगा कि बंगाल में भी हमारे साथ खड़े होंगे, और तभी इस देश का समाधान निकलेगा जब हर स्टेट में सबको मिलकर निकलेगा। और इसको तो मैं कहता हूं थोड़ा पीछे से कहना चाह रहा था, कि जो 15 साल और 20 साल में जो 10 बार कर्फ्यू लगना पड़ा और 10 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। और जड़ें बहुत दूर तक हैं, जब तक सोल्यूशन नहीं दिखाएंगे वो निकलेगा नहीं। आज की जो बहस थी वो स्टार्ट हुई मणिपुर से, और प्रधानमंत्री के रशिया दौरे पे, ऑस्ट्रिया जाने पे, उसमें चर्चा वहां तक घूमी, और उसके बाद फिर तमाम पहलू जो डिबेट से आते हैं, रोजमर्रा के जीवन से भी, वो आज पूछे गए, उठाए गए सवाल। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि ब्रेक के बाद जब मैं आया हूं तो टाइम कम होता है, लेकिन शरद जी ने हाथ उठाया। शरद जी आजकल कम आते हैं मेरे यहाँ, तो मैं एक उनसे बात पूछ के फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी शरद जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि विश्व युद्ध की आप ये शब्द को आजकल ज़्यादा सुनते होंगे, और भारत बड़े देशों में केवल और केवल अकेला ऐसा देश रह गया है जिसका दो भागों में ये दुनिया बंट चुकी है, कुछ अमेरिका के साथ, कुछ रशिया के साथ। भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसके दोनों तबकों से रिश्ते अच्छे हैं, और दोनों के दोनों तबके भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी जैसे विजिट होते हैं, कोई भी विजिट करे, मोदी जी करे, कोई भी करे, मैं समझता हूं अगर रिश्तों में सुधार होता है, और ये आपको कब पता लगेगा, भगवान ना करे अगर कल को युद्ध छिड़ गया, तब इस बात का एहसास होगा कि वो मोदी जी गए थे जुलाई के महीने में और ये बात करके आए थे, आज वो बात हमारे काम आ रही है। और एक आपके ट्विटर पे सवाल, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए उनको, उनके जो बैलेंसिंग एक्ट है उसको भी उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। मैं समझता हूं, मेरी बहन यहाँ पर है, मैं समझता हूं एक सकारात्मक विपक्ष देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं एग्री करता हूं आपसे। आपके ट्विटर पे एक सवाल आया, आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं। आपने अभी उसका जिक्र किया था कि जो पैसे बचे थे रशिया से तेल खरीदने में, वो पैसे जनता की जेब में क्यों नहीं गए? कपूर साहब का सवाल था, ये कपूर साहब का सवाल था। तो सरकार का ये कहना है कि उस पैसे का इस्तेमाल हमने देश के विकास के लिए किया, लोगों ने थोड़ा सैक्रिफाइस किया, लोगों ने कुर्बानी दी, अपनी जेब से पैसे निकाल के उस पैसे को बचा के। अगर हमने सस्ता तेल मिला तो हमने पुल बनाए, हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने सड़कें बनाई, कितनी सारी वेलफेयर स्कीम। ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट सरकार को जाता है।